अभी तक जो हमने पढ़ा वो यूनिट हमारा वो सेम चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट इज द सेम नाउ। उसमें से 3 चैप्टर्स थे, 7 चैप्टर हमने कर लिया, 8 कर लिया, 9 जो हमारा है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, ये चल रहा है ना। उसके अंदर भी हमने पूरा डेफिसिट डिमांड कंप्लीट कर लिया। आज हम जैसे हमने डिस्कस किया था कि पूरा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग द होल चैप्टर कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट में बताया था मैंने? 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। यस एनीवन? 2 पार्ट में पूरे चैप्टर को डिवाइड करना है अंडर एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये 2 पार्ट में हमें डिवाइड करके पूरा चैप्टर से समझना है। तो देखो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हमने क्या कर लिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट और उसी से क्या हुआ, डेफिसिट डिमांड हमने देखा, उसी से फिर हमने डिफ्लेशनरी गैप ये डेवलप किया सारा। देन उसके बाद में उनके कोजेज, ऑल 3 आर के जो कोजेज है वो आर द सेम। देन उसके बाद में उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमने किया, वो भी सारा सेम था। देन उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस बाय मॉनेटरी पॉलिसी, बाय फिजिकल पॉलिसी, बाय द रूल आरबीआई, वो सारा हमने किया जो सब सेम था। तो ये एक पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके पैरेलल बिल्कुल क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डेवलप द एंड बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज इक्विलिब्रियम, तो जस्ट विल बी द अपोजिट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद में फिर बियॉन्ड द रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट से हम क्या डेवलप करेंगे, एक्सेस सप्लाई, उसी से फिर इन्फ्लेशनरी गैप, फिर उसके जो रीजंस हैं डेफिसिट डिमांड के जस्ट वाइस वर्सा, कॉन्सिक्वेंसेज वाइस वर्सा, सॉल्यूशन वाइस वर्सा, सो एवरीथिंग विल बी द वाइस वर्सा। तो इस तरीके से हमें बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक तैयार करना एंड देन सेकेंड वी विल डेवलप। देखिए अब सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पहले हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, दैट इज beyond the equilibrium, beyond the resources are employed। तो यहाँ हम क्या लेंगे, इनकम, यहाँ लेंगे एडी एंड एएस। नाउ अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई बना लेंगे। सेम ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करनी है। ये 45 डिग्री विदाउट स्केड्यूल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम एक लाइन बना लेते हैं, दैट इज line of full employment equilibrium where the AD equals to resources are fully employed। यहाँ से हमने ये इक्विलिब्रियम हमने बना लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ हमने ये इमेजिनरी AD बना दिया, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और एक जो हम AD बनाएंगे वो कौन से बना लेंगे, इसके बाद इसके पैरेलल अगर हम बनाएं तो ये हो गया ADB। ये ADB मतलब एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड द रिसोर्सेज आर फुल एम्प्लॉयड। ADF मतलब एग्रीगेट डिमांड एट द रिसोर्सेज आर फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब यहाँ जो इक्विलिब्रियम हम बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ। नाउ दिस इज द E, दिस इज द E2। ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पूरा सेपरेटली। वी हैव डिस्कस अंडर द पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यस और नो। 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने सेपरेट डिस्कस कर लिया था, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड। और ये डायग्राम डिस्कस किया था, यस और नो, बताइए। यस सर। ओके, यस सर। नाउ अब दिस इज द डायग्राम ऑफ बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये बिल्कुल डायग्राम क्लियर है। अगर ये एडी इससे नीचे आता तो क्या बन जाता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर ये यहाँ आता है एडी तो क्या बन जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हम सेपरेटली पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे देखो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, और बियॉन्ड द रिसोर्सेज। नाउ अब आज की क्लास हम स्टार्ट करें तो आज की क्लास हम में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द जस्ट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ऑफ, फर्स्ट वाइस वर्सा किसका करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट से हम बियॉन्ड, और डेफिसिट डिमांड से एक्सेस, और डिफ्लेशनरी से इन्फ्लेशनरी। ये सब कुछ हम वाइस वर्सा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमने वाइस वर्सा कर दिया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का हमने जस्ट वाइस वर्सा, मतलब अगर मैं यहाँ ये एडी बना लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने ये एडी बनाया, एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है बच्चे, E1। ये इक्विलिब्रियम कौन सा है,
अंडर द एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यस और नो? Yes, sir. और ये कौन सा हो गया? बियॉन्ड। तो जस्ट वाइस वर्सा हो गया कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले एडी बना ले कहीं भी, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद अगर हम बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा? बियॉन्ड। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइस वर्सा है या नहीं है? ये तो हम पहले भी डिस्कस पूरा कर चुके हैं सेपरेटली, ठीक है? Yes, sir. अब जैसे हमने किया था कि अंडर से हमने डेफिसिट डिमांड किया था, तो अंडर से जैसे डेफिसिट डिमांड, अंडर डायग्राम को डेफिसिट में कन्वर्ट करना है, डेफिसिट डिमांड, तो क्या चेंज करना है बताओ? हमने किया था ना वहां, अंडर एम्प्लॉयमेंट से डेफिसिट डिमांड को मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट डायग्राम को अगर हम कन्वर्ट करते डेफिसिट डिमांड में तो क्या करेंगे? सर एक और इमेजिनरी लाइन बना देंगे, एडी। और एडी कहाँ बना देंगे? वो एडी कहाँ आएगा? उसके पैरेलल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। एडी विल बी द एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आ जाएगा एडी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जैसे हम बना देंगे तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? डेफिसिट डिमांड में। और जो ये बियॉन्ड है वो किस में हो गया? एक्सेस डिमांड। अभी हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड विल बी इक्वल टू एडी बी माइनस एडी एफ, और ये क्या हो गया? इक्वल्स टू ई टू ई। बताओ समझ में आ गया? ये दोनों का जो गैप है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ एक एफ पॉइंट ले लिया था और ये इन दोनों का डिफरेंस किया था ए डी एफ माइनस ए डी यू, तो ई एफ हमारे पास क्या आ गया था? डेफिसिट डिमांड। अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे? एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड डिफरेंस निकालेंगे एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताइए, ये क्लियर है? सर ये एडीबी में, सर एडीबी में बी का मतलब बियॉन्ड ना? हाँ, एडीबी मतलब बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, और एडीएफ मतलब एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, और एडीयू मतलब एग्रीगेट डिमांड अंडर द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। इनों का मतलब क्लियर है? तो यहां तक हमने, सर अब ये हमारा क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, डेफिसिट डिमांड भी हो गया। एक ही डायग्राम में मैंने सब कुछ बना दिया, एक सिंगल डायग्राम में सब कुछ कवर करवा दिया मैंने आपको। इसी में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी समझा दिया, इसी में डेफिसिट डिमांड समझा दिया, इसी में बियॉन्ड द रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट समझा दिया, इसी में एक्सेस डिमांड समझा दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ओनली सिंगल डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब तो आपका ये लेवल आ चुका है कि एक डायग्राम में समझ सकते हैं। अभी तक हमने सब सेपरेट सेपरेट समझा, बट नाउ हमने एक डायग्राम में समझ लिया। सबको समझ में आ गया क्या डायग्राम? यस और नो? यस सर। तो देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये है, तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या बनाई थी? द एडी इक्वल्स टू एएस बिफोर रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। यस और नो? ये डेफिनेशन बनाई थी, और फिर इसका डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन सेम वैसे। अब बियॉन्ड द रिसोर्सेज का हमने क्या बनाया था कि एडी इक्वल्स टू एएस आफ्टर द रिसोर्सेज आर, तो वाइस वर्सा कर रहे हैं। फिर उसका डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, ये तो हम सेपरेटली कर चुके हैं सारा। अब आते हैं डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड के डेफिनेशन में हमने बस एक वर्ड चेंज किया था। क्या किया था? लेस देन। डेफिसिट डिमांड अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट से डेफिसिट डिमांड बनाते तो वहाँ वर्ड यूज किया था कि एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। यस और नो? यही वर्ड यूज किया था। यस सर। तो आप एग्रीगेट या सिंपल डेफिनेशन क्या बना दोगे? एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन क्या बनाओगे एग्रीगेट डेफिसिट डिमांड की? द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एंड द एग्रीगेट डिमांड अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट। सेम आप ऐसे ही एक्सेस डिमांड क्या बनाओगे? एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन में भी एक वर्ड चेंज करना है, लेस देन की जगह मोर देन कर लो। तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट रेफर टू द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। एक तो ये डेफिनेशन बन गई। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अब एक्सेस डिमांड के डेफिनेशन पे आ जाओ फटाफट। देखिए ये एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन, रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस मतलब मोर देन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये फॉर्मूला आ गया, ये डायग्राम, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन। ये पूरा टॉपिक देखो, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का जस्ट वाइस वर्सा है। कोई डाउट हो तो बताओ। पूरा एक शॉर्ट नोट्स इस पे तैयार करना है, मीनिंग, फॉर्मूला, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, 4 पार्ट्स में आपको एक पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। देखो डेफिनेशन में एक वर्ड चेंज किया, डेफिसिट डिमांड से
एक्सेस डिमांड बन गया। एडी डेफिसिट डिमांड में हमने लेस देन वर्ड यूज़ किया था, यहाँ हमने मोर देन कर लिया। और फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन बनाओ तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एट द बियॉन्ड रिसोर्सेज एंड द एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर फॉर्मूला लिख, तो बताओ जस्ट इज अ वाइस वर्सा ऑफ डेफिसिट डिमांड, यस और नो, बोलिए। सब कुछ एवरीथिंग इज वाइस वर्सा। यस सर। आई होप ये एक्सेस डिमांड Yes, इज sir. नाउ क्लियर, मीनिंग, फॉर्मूला, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। आई होप ये क्लियर है। यस सर। ये डायग्राम में मेंशन Yes, कर, sir. ये ढंग से मेंशन कर लेना, ये हाईलाइट लाइन है, ये सारा सब कुछ ओके। चलो अब उसके बाद में डिफ्लेशनरी गैप में आपको पता है डायग्राम में क्या चेंज करना था, वही जैसे हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट को किस में कन्वर्ट किया था, डेफिसिट डिमांड में, और डेफिसिट डिमांड को फिर किस में किया था, डिफ्लेशनरी गैप में। तो क्या किया था देखो, जब डिफ्लेशनरी गैप में अगर बनाते हैं तो ये वाली लाइन हटा देते हैं, यस और नो, क्या था ये डायग्राम किसका बन गया था, Yes, ये वाली sir. लाइन हटा दिया था, और ये अगर ये वाला डायग्राम रखते हैं, मान लो ये ADB नहीं बनाते हैं, ADB अगर हम नहीं बनाए और अगर ये दोनों बना ले तो फिर ये क्या बन गया था, डिफ्लेशनरी गैप। बट इसके अंदर तो क्या है, अब ये हम हटा ही नहीं सकते, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज सेम ही रहेगा। तो इसके अंदर तो आपका डायग्राम क्या रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंस, मतलब इनमें कोई डिफरेंस हम कर ही नहीं पा रहे। तो इसको तुम्हें समझाने के लिए बनाया था, मैं इसको हटा ही देता हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट को। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट तुम्हें समझाने के लिए बनाया था, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो अब जो डेफिसिट डिमांड, जो एक्सेस डिमांड है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, तो इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल्स टू एक्सेस डिमांड। बिल्कुल डायग्राम सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हम, तो इसमें डायग्राम सेम ही रहना है। अब डेफिनेशन आपने देखा था कि जब अंडर एम्प्लॉयमेंट से हमने एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड बनाया था तो बस लेस देन वर्ड यूज किया था, और फिर डेफिसिट डिमांड से हमने डिफ्लेशनरी गैप बनाया था तो शॉर्टफॉल एक वर्ड यूज किया था, क्या शॉर्टफॉल वर्ड यूज किया था, यस और नो। बाकी Yes, तो sir. सारा सेम ही था, सेम। वैसे अब क्या करेंगे हम, बियॉन्ड द रिसोर्सेज से हमने डेफिसिट डिमांड से हमने एक्सेस डिमांड बनाया तो हमने क्या किया, मोर देन वर्ड यूज किया, और अब यहाँ क्या कर देंगे, शॉर्टफॉल की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेस वर्ड हो जाएगा बस। तो बस ये वर्ड यूज करके हम डेफिनेशन बना लेंगे। तो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ, शॉर्टफॉल की जगह एक्सेस वर्ड आ गया, ऑफ AD ओवर एंड अबव इट्स लेवल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बस एक वर्ड हमने यहाँ चेंज किया, जैसे हमने एक्सेस डिमांड में एक वर्ड चेंज किया मोर देन, वैसे यहाँ हम एक्सेस वर्ड चेंज कर देंगे। बाकी वही फॉर्मूला सारा वही रहेगा, डायग्राम वही रहेगा सेम। इस डायग्राम के अंदर बस ये एक लाइन और बना लेना, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन, ये वाली आप अपने नोट्स में देख लेना, ये लाइन नहीं बनी हुई तो बना लेना एक बार, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये वाली लाइन बना लेना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। नाउ डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम और इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड बोथ आर द सेम, यस और नो। बस डेफिनेशन में हमने एक वर्ड का चेंज कर दिया, बस वहाँ मोर देन वर्ड यूज़ किया था, यहाँ हमने क्या एक्सेस वर्ड यूज़ कर लिया, बस वो हमें करना है। बाकी तो वैसे तीनों ही सेम ही चीज़ होती है। देखो, रिसोर्स बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी, ऑल आर द सेम थिंग। तो बताओ डिफरेंस क्या है फिर, वाई वी नीड द सेपरेट स्टडी ऑफ ऑल। जब ये तीनों सेम ही होते हैं तो मैं इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर मैंने आपको उनमें बताया था, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप में। आप बताओ, आप वाई वी नीड द सेपरेट स्टडी, जब ये तीनों सेम ही हैं फिर हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? एनीवन? अलग अलग हाई लेवल पे, लो लेवल पे ये प्रोसेस होती है इसलिए। हाँ, मतलब इस स्टेज का फर्क है, मतलब हम इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे कि लेवल्स का फ़र्क है। लेवल्स का फ़र्क मतलब सबसे पहले क्या होगा, बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, एक्सेस सप्लाई आएगा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। फिर हमारी इकोनॉमी में सबसे पहले बियॉन्ड इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो जाएगा, फिर उतनी हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड, फिर उसकी वजह से उतना इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो मतलब होना है इक्वल, जितना बियॉन्ड द रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट होगा उतना एक्सेस सप्लाई होगा, उतना इन्फ्लेशनरी गैप होगा। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस यही कि लेवल्स का फ़र्क है कि वो फर्स्ट स्टेज है, देन सेकंड एंड थर्ड।
बस स्टेप्स का फर्क है, बाकी ऑल थ्री आर द सेम थिंग। वैसे जैसे आपने पढ़ा था अंडर एम्प्लॉयमेंट जितना होगा उतना ही डेफिसिट डिमांड होगा, जितना डेफिसिट डिमांड होगा उतना डिफ्लेशनरी गैप होगा। यस और नो? इट्स क्लियर नाउ? ऑल थ्री आर द सेम, बट सेपरेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर consequences of each other, या वी कैन से दे आर स्टेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग पढ़ रहे हैं। बाकी वैसे एग्जाम में कभी भी तीनों एक साथ एग्जाम में नहीं आ सकते, दो भी कभी नहीं आएंगे, इनमें से तीनों में से एक ही आएगा। जैसे बियॉन्ड द रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन, इन तीनों में से एक ही आएगा और उन तीनों में से एक ही आएगा। ये कभी भी तीन एक साथ नहीं आ सकते। यस और नो? क्लियर है? यस सर। यस सर। ये इस तरीके से हमारा ये तीनों डायग्राम हमारे हो गए। ये जस्ट वाइस वर्सा हमने। तो अब जो डेफिसिट डिमांड के रीजन हमने क्या पढ़े थे, डेफिसिट डिमांड में हमने पढ़ा था कि ये क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कंजम्पशन कम हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, मनी सप्लाई कम हो गई, टैक्स रेट बढ़ गई, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो उनका जस्ट वाइस वर्सा करना है, जस्ट वाइस वर्सा। तो देखो ये डेफिसिट डिमांड में हमने पढ़े थे रीजंस, पहले मैं डेफिसिट डिमांड के बता देता हूँ, बस उनका जस्ट वाइस वर्सा ही करना है। देखिए ये डेफिसिट डिमांड के रीजन हमने पढ़े थे कि मनी सप्लाई का एक पॉइंट पढ़ा था, एक पॉइंट हमने किसका पढ़ा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, एक हमने कंजम्पशन का पढ़ा था, एक टैक्स का पढ़ा था, एक इन्वेस्टमेंट का, एक्सपोर्ट का। ये सारे पॉइंट्स हमने वही कंपोनेंट्स ही सारे लिए थे, सारे पॉइंट्स पढ़े थे। अब इनका जस्ट वाइस वर्सा कर दो तो क्या बन जाएंगे, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़िए, जस्ट वाइस वर्सा है। सबसे पहले वही मनी सप्लाई, वहाँ क्या था कम, अब यहाँ क्या हो गया ज़्यादा। फिर वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वहाँ क्या था कम, यहाँ बढ़ गया। यहाँ कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया, सेविंग कम हो गई। टैक्स रेट यहाँ कम हो गया, वहाँ टैक्स रेट ज़्यादा था। यहाँ जो है क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब वही मनी सप्लाई वाला ही पॉइंट है ये भी। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ गया। तो ऑल पॉइंट्स आर जस्ट वाइस वर्सा। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, आपको करना क्या है, एक टॉपिक तैयार करना है, दूसरा वाइस वर्सा करना है। आई होप कोजेज हो जाएंगे वाइस वर्सा। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें टैक्स रेट कम हुआ है, उसी की वजह से ना इनकम बढ़ रही है ना। हाँ वहाँ टैक्स रेट वहाँ टैक्स क्या बढ़ा था तो उस वजह से इनकम कम हाँ, होती थी, डिस्पोजल बढ़ा यहाँ था। वाइस वर्सा है, जस्ट वाइस वर्सा। मतलब वहाँ मनी सप्लाई कम हो रही थी ओवरऑल, यहाँ ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ रही है। आई होप इट्स क्लियर, वाइस Yes, वर्सा sir. है। बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस कंफर्म करना है कि हाँ यस वाइस वर्सा है। बाकी आपको और कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, वाइस वर्सा है तो करना है सब कुछ। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। तो देखो वहाँ हमने कॉन्सिक्वेंस का एक फ्लो चार्ट बनाया था, देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट। वहाँ हमने पूरा एक डायग्राम बनाया था। वो क्या बनाया था कि डेफिसिट डिमांड के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, कि डेफिसिट डिमांड होता है, डेफिसिट डिमांड होने की वजह से क्या होगा, जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक होगा। यस और नो बोलते जाओ, अनसोल्ड स्टॉक होगा। अनसोल्ड स्टॉक होगा Yes, तो क्या sir. होगा, Yes, sir. प्रोड्यूसर को प्राइस कम करनी पड़ेगी, प्राइस कम करनी Yes, पड़ेगी sir. तो उसका क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। प्रोडक्शन क्या कर देगा, वो कम कर देगा। कम करेगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो बच्चे क्या होगा फिर, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम नेशनल होगा। इनकम कम हो जाएगा, उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने एज इट इज बनवाया था जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, और उसकी वजह से फिर हमारी पर इसमें इकोनॉमी। एक पॉइंट ये भी था ना, कि जब प्राइस कम होगी तो फिर कंज्यूमर्स विल बी द गेनर्स। हाँ वो तो वो स्टेप्स ये मैंने कुछ बढ़ा दी, कुछ मिस कर दी। मतलब आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये सारा हमने देखा था, ये पूरा सीक्वेंस चला था, फिर ये डिप्रेशन वापस फिर डिमांड को कम करेगा, और ऐसे हम लो डिमांड रहते। कोविड-19 में यही तो हुआ था, कोविड-19 बेसिकली यही था सारा, कि वहाँ अचानक लॉकडाउन होने से डिमांड कम हुआ और ये सारी चीज़ें चली थी, और हम लो डिमांड ट्रैप में आ गए थे। और जो हमारा जो ग्रोथ थी वो 7% से -23%, फिर हम चले गए थे 7.5% से -23%। तो ये कैसे चले गए थे, बिकॉज ऑफ दिस लो डिमांड ट्रैप। ये सारा हमारा एक लो डिमांड ट्रैप चला था। ये अपने डेफिसिट डिमांड के कॉन्सिक्वेंस पढ़े थे। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड। तो वाइस वर्सा करना है, ठीक है, यहाँ वाइस वर्सा करेंगे तो क्या होगा वाइस वर्सा में, बोलो।
सर एक्सेस डिमांड की यहाँ वजह जाएगा से पहले तो एक्सेस मोर डिमांड हो स्टॉक जाएगा, मोर फिर क्या हो स्टॉक आ जाएगा, जाएगा, ज्यादा स्टॉक अब आ जाएगा लेस स्टॉक लेस स्टॉक सॉरी। प्राइस बढ़ जाएगी, यस सर, प्राइस बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, फिर प्राइस बढ़ेगी, देन प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट, देन उसके बाद प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन क्या होगा, बोलो। बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। नहीं, यही गलती करते हैं बच्चे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन रिमेन द सेम, बिकॉज अभी आपको देखना पड़ेगा वाई। तो इधर देखिए, ये जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑलरेडी हो चुका है ओके, तो यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो चुके हैं, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपके जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे यूज हो गए हैं। अब जब सारे रिसोर्सेज आपने यूज कर ही लिए तो उसके बाद फिर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ सकता है क्या? नो, नहीं बढ़ेगा। तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा बताओ? इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर नेशनल इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और जब नेशनल इनकम प्रोडक्शन दोनों ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साइकिल इन्फ्लेशन बेसिकली लास्ट, और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या आता है, तो वो क्या होता है, इनइक्वालिटीज होती है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल इसका चलता है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, बस ये छोटा सा चीज ध्यान रखना है कि इसमें प्रोडक्शन और इनकम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये भी लिख सकते हो, एक इम्पैक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट में फिर उसका इम्पैक्ट रिच पे ज़्यादा पड़ेगा, नहीं पुअर पे ज़्यादा पड़ेगा, और उस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएगी। यस सर। यस सर। तो ये वाइस वर्सा, ये जस्ट बस यहाँ एक ध्यान रखना है कि ये बढ़ेगा नहीं। तो अब इसीलिए तो देखो, इस डायग्राम में हमने क्या किया था, इधर देखो, अब डायग्राम में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे डायग्राम होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत बना देते हैं डायग्राम को। जैसे कैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर ना डाल के वो यहाँ से डाल दे, क्योंकि ये कट कर रहा है ना। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ गई, यस और नो? सो द रिसोर्सेज भी बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ गई तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए तो परपेंडिकुलर हम यहाँ से डाल नहीं सकते, इसलिए तो हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने ये क्वेश्चन पूछा भी था उस टाइम में कि सर हमने यहाँ से क्यों नहीं किया, इसी को आगे क्यों बढ़ाते हैं, तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि अगर यहाँ से डाल दिया तो फिर तो इनकम बढ़ गई, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो रियल इनकम तो नहीं बढ़ेगी, हाँ मॉनेटरी इनकम बढ़ रही है। अगर यहाँ से आप डाल रहे हो तो वो मॉनेटरी पे मेंशन करना पड़ेगा आपको कि ये रियल इनकम नहीं बढ़ी है, दिस इज द मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी मतलब ड्यू टू द प्राइस, इनकम इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस की वजह से, एक्चुअल प्रोडक्शन इसमें, तो फिर वो बताना पड़ेगा आपको। इससे बढ़िया है कि आप ये ना डाल के आप डायरेक्ट इसी को आगे बढ़ा दिया, तो हमारे सिलेबस के तो कॉन्सिक्वेंस आपको समझ में आ गए ना। उसके बाद में अब आते इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो जस्ट क्या करना है आपको, वाइस वर्सा करना है। जैसे हमने यहाँ देखिए, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, देखो ये अब इतना टाइम इसमें हम यूज़ अब नहीं करेंगे। फिजिकल पॉलिसी हमने सेपरेट पहले पढ़ चुके हैं डेफिसिट डिमांड के टाइम, तो उसका पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से देख लेना उसका। तो वो फिजिकल पॉलिसी पूरा डिटेल में पढ़ा था। फिर फिजिकल डेफिसिट कैसे डेफिसिट डिमांड को, डिफ्लेशनरी गैप को कवर करता है, वो भी हमने देखा था। फिजिकल पॉलिसी मतलब रोल ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें किस तरीके से डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेता है फिजिकल पॉलिसी में, तो वो हमने पढ़ा था कि जैसे इसमें क्या क्या पढ़ा था कि अगर डेफिसिट डिमांड है तो क्या होगा, टैक्स रेट, तो यहाँ क्या होगा, हाँ तो देखो इसमें हमने पढ़ा था कि टैक्स क्या हो गया, पब्लिक बोरोइंग कम करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक बोरोइंग्स है, पब्लिक बोरोइंग्स वो कम होगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बढ़ेगी। ये सारा पढ़ा था, यस और नो? यस सर। किया है। तो अब यहाँ देखिए बच्चे, वाइस वर्सा करना है। वाइस वर्सा क्या करना है, अब आप देखो ये सिचुएशन कौन सी, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, टैक्स रेट क्या हो जाएगी, अब टैक्स रेट क्या होगी, बढ़ा देगी गवर्नमेंट, बढ़ा देगी, टैक्स रेट बढ़ेगी। अब वाइस वर्सा करना है ना, टैक्स रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, पब्लिक बोरोइंग बढ़ जाएगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ा देगी, फिर पब्लिक बोरोइंग्स को भी क्या कर देगी, सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी वाइस वर्सा करना, कम होगा। पब्लिक बोरोइंग्स क्या होगी,
बढ़ेगी बढ़ेगी और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई वो कम कम हो जाएगा। तो जस्ट वाइस वर्सा है बिल्कुल। तो देखिए ये देखिए यहाँ फिजिकल पॉलिसी, ये पूरा हमने फिजिकल पॉलिसी के बारे में तो पूरा डिटेल में पहले पढ़ ही चुके हैं सारा। उसके बाद में ये फिजिकल पॉलिसी हाउ टू वर्क इन द डेफिसिट डिमांड, ये सारा हमने टैक्स और ये सारा पूरा हमने डिटेल में पढ़ा थी सारी स्टेप्स। तो अब ये सारी स्टेप्स और ये सब कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके थे, तो इसका बस जस्ट वाइस वर्सा अब यहाँ करना है। तो देखिए ये यहाँ देखिए अब फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड और इन्फ्लेशनरी, तो टैक्स सब कुछ वाइस वर्सा होगा बिल्कुल। आपको कुछ से अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां वहां आपने किया था जैसे यहाँ पहले टैक्स का मीनिंग बता दो, टाइप्स ऑफ टैक्स बता दो, फिर उसकी स्टेप्स में वही एग्जैक्ट एक्सेस डिमांड है तो टैक्स क्या होगा, रेट कम होगी, टैक्स रेट जब सॉरी बढ़ेगी टैक्स रेट, जैसे टैक्स रेट बढ़ेगी तो उससे लोगों के पास क्या होगा, वही सारा आ जाएगा कि उसकी वजह से उनकी डिस्पोजल इनकम कम होगी, फिर वो कंजम्पशन कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर उससे डिमांड कम होगी एंड प्रॉब्लम विल बी ओवरकम। और यही हमने डेफिसिट डिमांड में वाइस वर्सा किया था। इसलिए अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि आपको पहले डेफिसिट डिमांड में ये सारा समझना पड़ेगा और उसके बाद जस्ट इसमें वाइस वर्सा करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस तरीके से सारे पॉइंट्स है ना, मैं दोबारा से डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सारे जस्ट वाइस वर्सा है। देखो ये डेफिसिट डिमांड वाले हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, इनके बिल्कुल आपको सब कुछ वाइस वर्सा करना है चारों पॉइंट। इसलिए आप लोग पढ़ो, कोई डाउट हो तो बताओ, वैसे डाउट हो ही नहीं सकता ना क्योंकि आई होप ये वाइस वर्सा हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। ये सारा हम डिटेल में सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको पूरा सेपरेट मैंने जो है वीडियो पहले भी शायद लास्ट ईयर का भी अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में, वो देख लो। और अभी ये वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा जो लेटेस्ट वाला, तो उसमें मैंने पूरा डाल रखा है कंप्लीट वन शॉट। तो वो पूरा एक डेफिसिट डिमांड का, पूरा एक्सेस डिमांड का, दोनों का हम एक एक वन शॉट डालेंगे अभी भी, और पहले भी शायद मैंने एक डेफिसिट डिमांड का पूरा वन शॉट डाल रखा है ना। अब वैसे मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी अब ये तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हम कितनी पढ़ चुके हैं, मनी बैंकिंग में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में अभी जब डेफिसिट डिमांड के टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी को हमने पूरा वापस रिवाइज किया था, सारा सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगी, तो इसको डेफिसिट डिमांड वाला हमने पूरा कवर कर लिया था। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, पूरे की पूरी डिटेल में डिस्कस किए थे, एक एक पॉइंट सारे पूरे 9 के 9 पॉइंट। मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बस जस्ट इन्हीं 9 पॉइंट्स को हमने वहाँ डिस्कस किया था, उसका यहाँ वाइस वर्सा करना है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में सारे वो 9 पॉइंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, सब कुछ वाइस वर्सा करना है। तो अब इसको अलग से हमारे को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक पार्ट तो हमें तैयार करना है, दूसरा तो वाइस वर्सा। बस आपको बस चेक ही करना है कि हाँ यस वाइस वर्सा है या नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे बैंक रेट, जैसे बैंक रेट अगर हमने यहाँ पढ़ा था और मैंने पूरा से समझाया था आपको बैंक रेट, तो देखो बैंक रेट वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ देखें, एक को मैं दिखा देता हूँ सैंपल के लिए। जैसे ये आ रहा बैंक रेट, अब देखो यहाँ बैंक रेट का भी तो मीनिंग लिख दिया। अब यहाँ के देखो पॉइंट्स पढ़ो, बैंक रेट क्या होगा, रिड्यूस कर रहे हैं, फिर क्रेडिट चीपर हो जाएगा, फिर डिमांड क्रेडिट बढ़ेगी, मनी बढ़ेगी, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट देखना, यहाँ आप वाइस वर्सा देख लो, आप एक पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो अब वहाँ बैंक क्या हो रहा था, बैंक रेट रिड्यूस हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। वहाँ क्रेडिट क्या हो रहा था, चीपर हो रहा था, यहाँ कॉस्टलियर। वहाँ डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ रही थी, यहाँ कम होगी। यहाँ लेस मनी गोज द इकोनॉमी, वहाँ ज़्यादा जाएगी। यहाँ परचेसिंग पावर कम होगी, वहाँ बढ़ेगी, और वो सारा बिल्कुल जस्ट वाइस वर्सा। आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, बस एक बार जगह पढ़ना है और सारा वाइस वर्सा करना है। आई होप ये आप जस्टिफाई हो गया क्या कि सब कुछ वाइस वर्सा करना है, यस और नो? यस नाउ अगर यहाँ देखें तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो हम अगर यहाँ हम समझ लें इसको, तो देखो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पहले आते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होगा, बढ़ेगा। रेपो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट भी बढ़ेगा, सीआरआर एसएलआर भी बढ़ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, सिक्योरिटीज बाय हाँ, होगी या सेल open होगी, market तब सेल operation। होगी सिक्योरिटीज, यहाँ सर सेल होगी। उसमें सेल हो गया, वो सेल हो जाएगी। सीआरआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एसएलआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। बढ़ जाएगी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इम्पोज हो इंट्रोड्यूस, जाएगी। हाँ इंपोज हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगी। Yes, और sir। मोरल सुएशन में भी क्या हो जाएगा कि आरबीआई रिक्वेस्ट अपील करेगा कि कम से कम आप लोन दीजिए एंड आप
ये सारे वाइस वर्सा, इसके जस्ट वाइस वर्सा सब कुछ करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये वाइस वर्सा सब कुछ, यस और नो? बोलो बच्चे, कर लोगे वाइस Yes, वर्सा? sir. ओके। अब आपको उसके बाद बच्चे Yes. ये 2 टेबल करनी है। देखो देयर आर 2 टेबल्स, हालांकि ये दोनों में से भी एक ही टेबल करनी है। अब देखो ये 2 टेबल है, एक तो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ये वाली कर लो। और ये नीचे वाली वैसे सेम ही है, टेबल में कुछ ज़्यादा रहेगा, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बस थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस दे रखा है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सेम है। तो देखो यहाँ ये डिफरेंस आप आराम से, अब जब आपने पूरा डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड पढ़ लिया तो 3 डिफरेंस करना तो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है। देखिए सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे ही कर लेंगे। तो मीनिंग हमने डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड की पढ़ी है। फिर इम्पैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि इसमें इन्फ्लेशन होता है, इसमें डिफ्लेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में इक्विलिब्रियम की, ये इक्विलिब्रियम से एक्सेस डिमांड जो है वो बियॉन्ड द सिचुएशन होती है। ये क्या होती है? बिफोर वाली होती है, या आफ्टर और बिफोर का लगा देना। अंडर, ये अंडर वाली होती है, बियॉन्ड होती है। फिर कोजेज, इसका कोजेज क्या होता है? मनी, ओवरऑल कोजेज देखें तो इसमें मनी सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है? कम होती है। तो बताओ ये 4 डिफरेंस, मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, कोई प्रॉब्लम आएगा? मत करो। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते इधर। तो अब इसमें भी आप 4 पॉइंट वही सेम बेसिस लेके आप कर सकते हो कि पहले मीनिंग के बेसिस पे कर लो। फिर अब जो यहाँ इम्पैक्ट है, तो यहाँ जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या आता है, तो वो आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखो लिखा होगा यहाँ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? नॉट अफेक्टेड। और यहाँ क्या होगा? द लीड टू फॉल इन द आउटपुट, यहाँ क्या होगा? वो कम हो जाता है। तो यहाँ इम्पैक्ट आउटपुट का रो बता रखा है। आप चाहो तो इसके अंदर क्या बता सकते हो कि वो भी बता सकते हो कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेगी। डिफ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, इकोनॉमी में लो डिमांड ट्रैप होगा, वो सारा वो भी बता सकते हो। फिर ये इक्विलिब्रियम क्या है? इट्स रिजल्ट इन द राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो ये जो बेसिकली है इन्फ्लेशन सिचुएशन, जो आप बोल रहे थे अभी कि ये जो है वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ रिजल्ट इन द फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, इसमें ओवरऑल प्राइस लेवल कम होती है, इसमें बढ़ती है। तो वो जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में आप ये हाँ, तो ये किसका कॉजेज है? ये एक्सेस डिमांड का। और ये क्या है? वो ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट, यहाँ हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कॉजेज का। ठीक है बच्चे? Yes, sir. मोर एंड लेस देखो तो डिफरेंस सेम ही तो है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यस और नो? यस और नो? उसके अलावा Yes, बच्चे sir. एक लास्ट टॉपिक जो है, Yes, जो sir, yes. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक लास्ट टॉपिक है, वो है बिजनेस साइकिल। अब देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये हम गवर्नमेंट बजट में कर चुके हैं। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड बिजनेस साइकिल, फिर रिसेशन, बूम्स, रिकवरी, ये सारा ये वाला जो। अब देखो इसको मैं आपको बहुत ईजी बना देता हूँ। ये क्या है एग्जैक्टली? अब यहाँ देखो बोर्ड पे, जैसे हमने अब ये डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है और लोडेड, तो मैं दूसरा बना देता हूँ यहाँ। जैसे हम अगर यहाँ इसका डायग्राम बनाते हैं, तीनों हम एक ही डायग्राम अगर हम बनाएं जैसे हमने बनाया था अभी, वैसे यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये क्या होगा? देखो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड हम एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो अभी भी मैंने आपको करके दिखाया था, तो मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई, पहले हम यहाँ क्या बना लेंगे? ये एग्रीगेट सप्लाई बना लेंगे 45 डिग्री लाइन, और के बाद में ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे? एक एडी हम इससे एक एडी तो हम इस पर हाईलाइटेड ही एडी ले लेते हैं, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे? एक जो एडी है उससे पहले ले लेते हैं, उसके बाद उससे पहले लेंगे तो ये क्या हो गया? दिस इज द एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम E2। एक एडी अगर हम इसके बाद ले तो ये क्या हो गया? एडी बी, और ये क्या हो जाएगा? E1 दैट इज बियॉन्ड। ये एक ही डायग्राम में बन गया क्या सब कुछ? यस और नो? इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। एक ही डायग्राम में बन गया है सब कुछ, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब इसी को अगर मैं देखो, इसी का एक ऑल्टरनेट डायग्राम है, वो देखो आप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और वो ऑल्टरनेट डायग्राम क्या है? देखो, अगर इसी को डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ? टाइम, और यहाँ ले रहा हूँ एडी एंड एएस, और ये मैंने यहाँ क्या ले लिया? इक्विलिब्रियम लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन ले ली, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाइन। और अब यहाँ मैंने क्या बना दिया? एडी।
तो ये एडी बना दिया मैंने, एग्रीगेट डिमांड। तो देखो ये हमने पढ़ा था, ये बूम की कंडीशन होती है, ये क्या होता है रिसेशन, ये क्या होता है डिप्रेशन, रिकवरी और बूम। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है बच्चे, ये दोनों डायग्राम सेम है। देखो कैसे, ये जो लाइन है ये लाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ भी ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है, तो कौन सी सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। इस लाइन के ये जो ये वाला पार्ट है पूरा एग्रीगेट डिमांड, वो कौन सा केस होगा बताओ, एक्सेस डिमांड। एक्सेस और डिमांड, ये जो इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा डेफिशिएंट डिमांड, ये डेफिसिट। तो सेम सेम डायग्राम है बेसिकली, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। और ये बेसिकली ये दोनों डायग्राम समझने के लिए ही हमने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड लर्निंग क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको मार्केट समझ में आया, और उसमें ये समझ में लगा कि कोई भी मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कैसे चेंज होती है, उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, ये सारा सीखा। सेम वैसे ही बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एंड लर्निंग क्या है, आफ्टर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्या समझ, तो आप समझ पाओगे कि बिजनेस साइकिल, पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये सारी हमने सीखा यहाँ। और बिजनेस साइकिल, देखो हर इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है, अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी, बूम्स, रिसेशन, रिकवरी, ये सारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये चलता रहता है। तो यही आपको एंड लर्निंग हो रही है कि पूरी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे आती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका रीज़न है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो जैसे कोविड-19 आपके लिए क्लासिकल एग्जांपल है कि कोविड-19 में आप हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में गई, वो सारा रिकॉल आप करके ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कोविड-19 के अंदर हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में गई। तो वो सारा आपको पता है कि उससे डेफिसिट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारा कैसे हमने मेजर किया, फिर उसके बाद में उसके क्या रीज़न रहे, क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, कैसे फिर अब वापस हम प्री कोविड लेवल पे आए तो उसमें आरबीआई का, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। तो ये सारा इज ए बिजनेस साइकिल, बेसिकली सारा पूरा बिजनेस साइकिल है। तो ये पूरा बिजनेस साइकिल समझना, पूरी कंट्री एज ए होल, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ये सारा, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यस और नो। यस सर। तो ये आगे तो देखना, मैं जब पूरा सिलेबस करवा दूंगा तो एक ही इसी डायग्राम से आपको सारे चैप्टर हमने इसलिए पढ़े। देखो ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो नेशनल इनकम हमने इसलिए पढ़ा ताकि नेशनल इनकम समझ में आएगा, तभी एडीएस समझ में आएगा। फिर एडीएस में 7 चैप्टर पढ़ा इसलिए ताकि इक्विलिब्रियम समझ में आए। फिर इक्विलिब्रियम 8 चैप्टर इसलिए समझा था कि ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड समझ में आए। फिर मनी बैंकिंग इसलिए समझा ताकि उसमें रोल ऑफ आरबीआई पता लगे। फिर गवर्नमेंट बजट इसलिए समझा ताकि रोल ऑफ गवर्नमेंट का पता लगे इसमें। और फिर अभी आगे जो हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आज आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन वी आर नॉट आइसोलेटेड या विद इन द कंट्री, वी आर नॉट लिमिटेड विद इन द कंट्री। आजकल क्या होता है कि हर कंट्री आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसकी वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। इवन श्रीलंका, पाकिस्तान, तो पूरी इकोनॉमी उनकी हालत ख़राब हो गई। तो इसका मतलब वो हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर भी का भी इस पर क्या इम्पैक्ट होता है। वो 2 चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि हमारी जो बिजनेस साइकिल है, वो जो हमारी इकोनॉमी है, उसकी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे चैप्टर जो मैक्रो के पढ़े, केवल इसे 1-2 डायग्राम को समझ, एक ही डायग्राम है ये, इस डायग्राम को समझने के लिए हमने सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली दिस इज द एंड लर्निंग। एग्री कर रहे हैं इस बात से आप लोग, यस और नो? यस जी सर। तो ये इसका कंक्लूजन है बेसिकली। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम कि वर्कशीट हमने कर ही ली थी पूरी न्यूमेरिकल, ये पूरी यूनिट हमारी हो ही गई। और बच्चे इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम है क्या है, इंटरेस्टिंग, ये यूनिट 12 मार्क्स की, हाईएस्ट मार्क्स की। सेकंड, इस यूनिट का 50% सिलेबस आप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखो 7 चैप्टर के अंदर कंजम्पशन फंक्शन कर लिया, सेविंग फंक्शन डेवलप कर लो। 8 चैप्टर में एडीएस कर लिया, एस इक्वल्स टू आई डेवलप कर लो। यहाँ पूरा का पूरा एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट डिमांड, ये पूरा कर लो। एक्सेस डिमांड, ये सारा डेवलप कर लो। अब बताओ इससे अच्छी यूनिट कोई हो सकती है कि जिसमें 50% सिलेबस तो आप ऐसे रिड्यूस कर रहे हो और उसको डेवलप करना सीख रहे हो। तो बताओ ये तो सबसे लॉटरी है या नहीं है आपके लिए, यस और नो? और Yes, उसमें और sir. भी इंटरेस्टिंग मैंने कैसे बना दिया, जितने भी स्केड्यूल डायग्राम है वो मैंने एक ही स्केड्यूल से सब कुछ बता दिया।
बोलो यस यस। सर, हमने तीनों चैप्टर Yes, मेनली sir. एक ही स्केड्यूल से कर लिया। एक ही स्केड्यूल से कर लिया। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? मतलब ये यूनिट आपके लिए 12 में से 12 मार्क्स आएंगे। और न्यूमेरिकल के लिए मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि न्यूमेरिकल इसमें आएगा और वो मेरे नोट्स के पीछे के न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर के 8 और 7 में न्यूमेरिकल है, तो उनके नोट्स के पीछे के न्यूमेरिकल मेरी वर्कशीट और फिर स्कैनर में आपको दे रहा हूँ, करने के बाद में इसका न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ आपको खुद को रियलाइज हो जाएगी जब आप स्कैनर सोल्व करेंगे। बट उससे पहले 7 के नोट्स के पीछे के न्यूमेरिकल, 8 वाले, और फिर वर्कशीट करने के बाद आपको फिर स्कैनर पे जाओगे तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि स्कैनर तो बहुत ईजी आता था कंपैरेटिवली। जो हमारा लेवल होगा वो तो बहुत हायर होगा, स्कैनर का लेवल तो इतना है ही नहीं। यस और नो? ये आपको Yes, रियलाइज sir. हो जाएगा जब आप स्कैनर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता अगर आपने नोट्स के पीछे की न्यूमेरिकल और वर्कशीट कर ली। सेम पैटर्न नेशनल इनकम में, नोट्स के पीछे की न्यूमेरिकल, वर्कशीट और मेरा स्कैनर करने के बाद नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता। सेम यहाँ भी नहीं हो सकता। तो ये सारे टेस्टेड हैं, मेरा स्टडी मटेरियल, मेरी वर्कशीट, एवरीथिंग आफ्टर द रिसर्च मैंने सब कुछ किया है, तो इसलिए इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है।